जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाजशास्त्रियों के विचार। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज टेस्ट करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले जो थिंकर या विचारक है वह कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था समाज की अर्ध संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, अर्थात आधार होती है। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है समाज का आधार होती है, जिस पर अधिसंरचना अर्थात राजनीति, धर्म, शिक्षा, संस्कृति आदि निर्भर करती है। तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पे ही जैसी अर्थव्यवस्था रहेगी उसी तरह की राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक या सांस्कृतिक गतिविधियां उस समाज की रहेंगी। इन्होंने अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को ही समाज में परिवर्तन माना। तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था का संबंध इन्होंने उत्पादन के साधनों से लिया है, मोड ऑफ प्रोडक्शन से लिया है। तो उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तब उसको इन्होंने आर्थिक परिवर्तन माना है, और आर्थिक परिवर्तन के द्वारा ही समाज में परिवर्तन होता है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। साथ ही मार्क्स यह कहते हैं कि समाज में आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण होता है, इसीलिए वर्ग वैमनस्यता या वर्ग संघर्ष होता है। अर्थात इनके अलावा मूल अवधारणा जो है वह वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। अर्थात एक के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, एक के पास नहीं। तो इन्होंने दो वर्गों की बात की है, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा इतिहास में जो है वर्ग संघर्ष का स्थान प्रमुख रहा है, और प्रत्येक समाज में इन्होंने कहा अभी तक ज्ञात सभी समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो इस तरह डिफाइन करते हैं। तो यह इनकी केवल अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार रही है। आगे है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के विरुद्ध मतलब की आलोचना करते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन द वेस्ट में विचारात्मक निर्धारणवादी और धार्मिक निर्धारणवादी विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाज में विकास के दो प्रमुख तत्व होते हैं, या दो प्रमुख तत्व अनिवार्य है। पहला इन्होंने विल अर्थात इच्छा शक्ति को माना है, दूसरा सबस्टेंस मतलब संसाधन। तो इन्होंने कहा व्यक्ति जब विचार करेगा या इच्छा शक्ति होगी और दूसरा संसाधन होगा तभी जो है विकास होगा। इन्होंने कहा जो अर्थव्यवस्था है या सामाजिक जो आर्थिक विचारधारा निर्भर करती है वह दो चीज़ों पे, एक व्यक्ति की विचारधारा होनी चाहिए अर्थात इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी कार्य को करने की, दूसरा उसके पास उस कार्य करने के लिए संसाधन होने चाहिए। आगे इन्होंने विश्व के 6 धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन किया था। ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और यहूदी धर्म का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। इन्होंने पाया कि सभी धर्म सांसारिक गतिविधियों को हतोत्साहित करते हैं, इसीलिए संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद समाजों में आर्थिक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि आवश्यक इच्छा शक्ति का अभाव था। इनके अलावा जो है प्रोटेस्टेंट धर्म संप्रदाय से इनकी तुलना करके इन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, आज जो यहूदी छोड़ दीजिए क्योंकि यहूदी में भी पूंजीपति ज़्यादा, तो कुछ धर्मों में जो है सांस्कारिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया है, निराशाजनक रूप में देखा है।
भौतिक वस्तुओं के उपभोग को निराशाजनक रूप में देखते हैं, अर्थात विल पावर नहीं होती, धन रखने या धन कमाने की विल पावर या इच्छा शक्ति नहीं होती है, जिस कारण यहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है। वहीं आगे कहते हैं कि चूंकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय यह मानता है कि सांसारिक सफलता के माध्यम से ही अलौकिक सफलता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की जो नैतिक धारणा या विचारधारा रही है वह यह मानना कि आप जितने से जितना अधिक भौतिक संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे या जितना सफल होंगे इस संसार में, उतना ही आप अलौकिक सफलता मिलेगी, दूसरे जो है परे वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि यूरोप में प्रोटेस्ट मतावलंबी धर्म इच्छा शक्ति प्राप्त होने, अर्थात धार्मिक इच्छा शक्ति होने के नाते यहाँ पे उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया गया और इससे प्रेरित होकर जो है पूंजीवाद का जो है यूरोप में उदय हुआ है। तो मैक्स वेबर विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो विल पावर, इन्होंने कहा कि जिन धर्म में विल पावर अर्थात भौतिक उपयोगिता, भौतिकवाद को महत्व दिया गया है, अर्थात भौतिक सुख संसाधनों को उपभोग के लिए प्रेरित किया गया है, वहाँ पे पूंजीवाद विकास हुआ है। और कई जगहों पर और जहाँ पे यह नहीं है, अर्थात विल पावर धर्म प्रेरित नहीं करता है, जैसे इस्लाम में पूंजी इकट्ठा करना पाप समझा जाता है, हिंदू धर्म में कर्म ही को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इन सब की भी अवहेलना की है। लेकिन इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट धर्म जो है भौतिक सफलता को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, इस कारण जो है यहाँ पे पूंजीवाद का उदय हुआ है। अगले हैं हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशन है, जिसमें इन्होंने श्रम विभाजन अर्थात सर्वप्रथम इन्होंने श्रम विभाजन की चर्चा की है, ये भी पॉइंट याद करने, तथा खुली अर्थव्यवस्था फ्री इकोनॉमी संबंधी जो है विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं। इनके अनुसार श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा, अर्थव्यवस्था उतना ही फले फूलेगा और राष्ट्र समृद्ध होगा। तो एडम स्मिथ है जिन्होंने माना कि जितना अधिक श्रम विभाजन होगा, श्रम का विशेषीकरण होगा, उतना ही अधिक अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी और राष्ट्र समृद्ध होगा। इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन और इनका महत्वपूर्ण अवधारणा है कि इन्होंने सर्वप्रथम श्रम विभाजन की अवधारणा प्रतिपादित की थी। अगले हैं के शुपिटर की जो अवधारणा है उसको हम उद्यमशीलता की अवधारणा बोलते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1934 में उद्यमशीलता एंटरप्रेटेशनशिप की अवधारणा प्रतिपादित की है। इनके अनुसार उद्यमशीलता वह व्यक्ति है जो नए तथा बदलते वातावरण के साथ समन्वय या अनुकूलन कर लेता है, कर बेहतर उत्पादन साधनों का उपयोग करने की क्षमता रखता है। तो इन्होंने कहा कि उद्यमशील व्यक्ति वह होगा जो जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा, नई नई उत्पादन साधनों का उपयोग करके अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता जाएगा, तो वह उद्यमशील है। इनका अर्थात बदलते समय में बदलने की प्रवृत्ति ही उद्यमशीलता का जो है प्रमुख लक्षण है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बदलते समय के साथ साथ जब व्यक्ति अपनी विचारधारा बदलेगा, अर्थात नई नई मशीनों का प्रयोग करेगा, वही उद्यमशीलता अर्थात उसकी उन्नतशीलता का जो है प्रमुख कारण है। अगला है थर्स्टीन वेबलन का प्रदर्शनात्मक उपभोग का अवधारणा है कंजप्शन की अवधारणा। इन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग या कंजप्शन की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनके अनुसार विलासी वर्ग लेजर क्लास अपने धन को आवश्यक उपभोग के माध्यम से सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो विलासी वर्ग होते हैं वह अच्छे और महंगे महंगे वस्तुओं का उपभोग करके
सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। शायद महंगी महंगी घड़ी, महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे कार, बंगला आदि सबका दिखावा करके जो है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह उपभोग आवश्यकता आधारित नहीं होती है, अर्थात महंगे महंगे कारों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल दिखावे के लिए होता है। इसमें प्रदर्शन या दिखावे के लिए उपभोग के रूप में देखा जाता है। जैसे महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, जूते, कपड़े आदि का उपभोग प्रदर्शनात्मक उपभोग है। तो यह इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट अवधारणा रही है थर्स्टीन वेवलेन की। उसके बाद जो आते हैं हैरी बेदमैन, बी क्षमताकरण या डी स्किलिंग। तो डी स्किलिंग अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल, द डिग्रेशन ऑफ द वर्क इन द 20th सेंचुरी में श्रमिकों की बी क्षमताकरण या डी स्किलिंग लेबर की प्रक्रिया को देखा। इन्होंने कहा पूंजीवादी प्रणाली में बड़े बड़े अर्थों को छोटे छोटे विभागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार अनेक श्रमिक मात्र एक स्विच बनाने का कार्य करते हैं और इन्हीं स्विच बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। यही श्रमिकों की अक्षमताकरण है। तो इन्होंने कहा जब बड़े बड़े कार्य कर, जैसे किसी एक बोर्ड को बनाना हो, तो उसमें ऐसा श्रमिक विभाजन कर दिया गया है कि कोई उसका पार्ट तैयार कर रहा है, कोई उसका नट बोल्ट तैयार कर रहा है, कोई केवल स्विच तैयार कर रहा है। अर्थात इतना विशेषीकरण कर दिया गया कि जो श्रमिक है उसका डिस्किलिंग हो रहा है, अर्थात उसकी क्षमता कम हो रही है, उसका कौशल गिर रहा है। उसी को इन्होंने डी स्किलिंग ऑफ लेबर की प्रक्रिया कहा है। अगला है विलियम एच वाइट या विलियम फुटे वाइट। तो इनका संगठन व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन मैन की अवधारणा है। इन्होंने 1950 के दशक में अमेरिकी श्वेत बसन, व्हाइट कॉलर क्लास, जो बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं, को संगठन व्यक्ति कहा है। इनकी निष्ठा पूर्णतः कंपनियों की समर्पित रहता है। इस कारण यह मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, समुदाय आदि से कट जाते हैं। इनका पूरा जीवन कंपनियों का होकर रह जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े व्यापारिक संगठन हैं उनमें कार्य करने वाले बड़े बड़े पोस्ट पर जो वर्कर हैं या कर्मचारी हैं, वो हमेशा कंपनियों के प्रति ही कार्य से जुड़े रहते हैं। मतलब कंपनी के कार्य से व्यस्त होने के कारण अपने मित्र, नातेदार, समुदाय आदि को में उठना बैठना भूल जाते हैं। तो इसी को इन्होंने संगठन व्यक्ति कहा कि जो सिर्फ और सिर्फ केवल संगठन के हितों का ध्यान रखे, अपने सामाजिक या व्यक्तिगत हितों को छोड़ दे। अगला है क्लार्क बिटफोगल, ओरिएंटल तानाशाही। तो ये भी पूछा गया है कई बार नेट के एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा बिटफोगल ने दी है। तो और बिटफोगल ने चीनी सभ्यता के अध्ययन के लिए विख्यात है। इन्होंने मध्यकालीन चीनी समाज को ओरिएंटल तानाशाही कहा है। तो इन्होंने कहा जो मध्यकालीन समय में चीनी समाज था वो ओरिएंटल तानाशाही था। ऐसे समाजों में उत्पादन के साधन, उन्नत कृषि होती थी, सिंचाई के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। ऐसे समाजों में कृषि सामुदायिक तथा राज्य शक्तिशाली होता है। ऐसे समाजों को बिटफोगल या हाइड्रोलिक समाज इन्होंने कहा। इन्होंने कहा जहाँ राज्य शक्तिशाली हो और समाज कृषि प्रधान हो, वह ओरिएंटल समाज होता है या ओरिएंटल तानाशाही समाज होता है। और इसी को इन्होंने हाइड्रोलिक समाज भी कहा है। अगला है कार्ल मार्क्स ने एक अदर अवधारणा एशिया के संबंध में दी है। तो वह इस प्रकार है उत्पादन की एशियाई पद्धति, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यह अवधारणा लगभग बिटफोगल के ओरिएंटल तानाशाही के ही तरह है। इन्होंने मध्यकालीन भारत तथा चीन में उत्पादन प्रणाली के
एशियाई उत्पादन प्रणाली कहा है। इस प्रणाली में राज्य का भूमि पर एकाधिकार होता है तथा सिंचाई के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, जिसका मुख्य कारण सैनिक और राजनैतिक शक्ति इन्होंने माना है। तो इन्होंने कहा कि उस समय जो है मध्यकालीन भारत और चीन में उत्पादन की जो प्रणालियाँ थी उसको एशियाई उत्पादन प्रणाली क्या, जिसमें जैसे सिंचाई के साधन नहरों में झीलों पर सरकार या राज्य का कंट्रोल होता था। और इसका मुख्य कारण उन्होंने कहा कि राज्य के पास जो है सैनिक शक्ति और राजनैतिक शक्ति होने के कारण वह सिंचाई और भूमि पर अपना एकाधिकार जमाता है। अगला है लेमर्ट। लेमर्ट ने भारत के औद्योगिक प्रतिष्ठानों परंपराओं में सहसंबंधों का अध्ययन किया है तथा पाया कि एक विशेष प्रकार के उद्योगों में कार्य करता है। तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने यह देखा कि कोई विशेष समुदाय विशेष प्रकार के कार्य में करता है, जैसे सोनार वर्मा लोग केवल और केवल सोना का कार्य करते हैं, तो सोनी लोग सोना का कार्य करते हैं। तो खास करके इनका जो अध्ययन था वह वर्मा और सोनकर के संबंध में ही था। तो इसलिए इन्होंने कहा विशेष समुदाय के लोग एक विशेष प्रकार के उद्योगों में कार्य करते हैं। अगला है लर्नर। लर्नर का विचार जो है प्रमुख है। लर्नर ने कहा कि आर्थिक क्रियाओं में गैर आर्थिक चरों का महत्व का इन्होंने अध्ययन किया है। अर्थात आर्थिक क्रिया करते समय व्यक्ति उस व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति आदि के आलोक का भी निर्णय लेता है। जैसे एक ब्राह्मण गरीब होने के बावजूद भी मेहनत का कार्य नहीं करता है। तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति गैर आर्थिक चर वही महत्व होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं करता है क्योंकि वो उससे अपनी प्रतिष्ठा सम्मान और शक्ति को देखना रहता है। अर्थात व्यक्ति व्यवसाय का चुनाव अपनी सम्मान प्रतिष्ठा और शक्ति के आधार पर करता है, ऐसा लर्नर मानते हैं। अगला है हर्बर्ट मार्क्यूज। तो आखिरी है हर्बर्ट मार्क्यूज। हर्बर्ट मार्क्यूज ने मशीनीकरण तथा अलगाव की बात कही है। मार्क्यूज जो है आलोचनात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मशीनीकरण तथा अलगाव में समानुपाती संबंध पाया है। अर्थात इन्होंने कहा कि अनर्थक मशीनीकरण होगा, अर्थात जितना मशीनीकरण होगा उतना अधिक श्रमिकों में अलगाव की भावना भी आएगी। इन्होंने सबसे अधिक अलगाव बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों में तथा सबसे कम अलगाव हथकरघा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में पाया है। तो हर्बर्ट मार्क्यूज जो है वह मशीनीकरण और उद्योगवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जितना ज़्यादा मशीनीकरण होगा मजदूरों या श्रमिकों में उतना अलगाव देखने को मिलेगा। बड़े औद्योगिक समाजों में ज़्यादा अलगावित श्रमिक देखने को मिलते हैं, जबकि जो हथकरघा या लघु उद्योग होते हैं उनमें श्रमिकों में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की तुलना में कम अलगाव देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।